हेलो बच्चों, मेरा नाम है एंडी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आ गया हूँ नया फ्रेश चैप्टर लेकर के। होने वाला है चैप्टर 4, जो कि है आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग ज्योमेट्री में प्रवेश कर चुके हैं। मैथ का एक अलग ही दुनिया है, अलग ही नगरी है ये, है ना। और ये कोई पार्ट में मैं लेकर के नहीं आया हूँ। ये होने वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो। इंपॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे, जो भी इस चैप्टर में आपको टर्म सुनने को मिलेगा। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, एंगल, कॉर्ड्स, है ना, आर्क, सेक्टर, जितने भी टर्म्स है इस पार्ट में हम लोग समझेंगे एकदम इजी वे में। मैं गारंटी देता हूं ये पार्ट, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट है, ये वाला समझ जाओगे, आप एक्सरसाइज सॉल्व करने लगोगे मेरे साथ। क्योंकि मैं जो भी एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा ये पार्ट बाय पार्ट लेकर के आऊंगा। सारा एकदम सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा। हर चीज, मतलब कोई भी चीज आपको खोजने का जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे खोजिए, जोन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 1 पे क्लिक कीजिए, आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा पार्ट बाय पार्ट। एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं हुआ है बच्चों, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को। तो सीधे आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग टर्म्स एक एक करके टर्म्स समझेंगे। ठीक है, जैसे पॉइंट। पॉइंट क्या होता है ना। तो डेफिनेशन पे नहीं, डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। डायरेक्ट हम लोग समझेंगे किसी भी टर्म्स को। ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है। मान लीजिए ये एक डॉट है ना। अगर इस डॉट, ये डॉट आपको दिख रहा, अगर इस डॉट को मैं एक नाम दे दूं ए, है ना, या फिर एक और डॉट लेते हैं, इस डॉट को अगर हम नाम दे दे बी, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना। बेसिकली जो भी डॉट्स होते हैं उनको हम पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। जो भी एंगल्स पढ़ेंगे हम लोग, है ना, जो भी चीज अगर हम लोग देखेंगे, अगर ज्योमेट्रिकल किसी भी शेप्स के बारे में बात करेंगे, अगर मान लीजिए वहां पे कुछ एक डॉट दिया हुआ है और वहां पे कुछ लिखा हुआ पी, तो हम समझेंगे कि वो पॉइंट पी है, वो पॉइंट ए है और वो पॉइंट बी है ना। ये बेसिकली पॉइंट है बच्चों, है ना। लाइन पे बात करेंगे। लाइन क्या होता है, मान लीजिए एक एक पाथ है ना, मान लीजिए एक पाथ है। अगर इसका एंड, है ना, इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट दोनों एक्सटेंड हो जाए, दोनों बढ़ेंगे, है ना, मतलब कि लाइन का जो एंड पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता है। लाइन इधर से भी बढ़ सकता है और इधर से भी बढ़ सकता है। बोल सकते हैं कि लाइन का जो दोनों एंड होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो एक्सटेंड होता है। अगर किसी भी पाथ का दोनों लाइन, दोनों पॉइंट एक्सटेंड कर जाए तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये लाइन है। ठीक है, तो लाइन आप लोगों ने समझ लिया। अब बात करेंगे लाइन सेगमेंट क्या है ना। लाइन सेगमेंट, मान लीजिए, है ना, लाइन सेगमेंट पे बात करेंगे। अगेन मान लीजिए ये आप एक एक पाथ ले लिए। पाथ मतलब कि एक रास्ता टाइप का, है ना। अगर इस पाथ का दो पॉइंट, है ना, दोनों पॉइंट फिक्स हो जाए, है ना, दोनों पॉइंट फिक्स हो जाए तो वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। जैसे बोलने का मतलब है कि ये पॉइंट ए है ना, और ये पॉइंट बी है, और ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। तो बोलने का मतलब है ए बी जो है ये एक लाइन सेगमेंट है। क्यों लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसका जो दोनों एंड है वो फिक्स्ड है। वो ना ऐसे, अगर इसको 2 दिन के लिए छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं ये 12 सेंटीमीटर का हो जाए, मतलब कि ये एक्सटेंड नहीं हो सकता है। तो अगर ये एक्सटेंड नहीं हो सकता है तो वो एक लाइन सेगमेंट है। जैसे आपके घर में स्केल वगैरह है तो वो स्ट्रेट होता है, तो वो लाइन सेगमेंट है। क्यों लाइन सेगमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि मान लीजिए ये आप जैसे मैं एक स्केल बना रहा हूं, तो इसके मान लीजिए इधर वाला पॉइंट को ए मान लिए, इधर वाला पॉइंट को बी मान लिया, और उसका मान लीजिए जो डिस्टेंस होता है वो मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है। तो एक तरह से वो एग्जांपल है लाइन सेगमेंट का, है ना। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट्स होता है ना वो फिक्स्ड होता है, वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है, मतलब कि ये इस तरीका से एक्सटेंड नहीं होगा। तो ये था आपका लाइन सेगमेंट। अब बात करेंगे बच्चों, लाइन सेगमेंट हम लोगों ने सीखा, अब बात करेंगे रे पे, है ना। रे क्या होता है, जैसे मान लीजिए
रे में क्या होता है ना, रे का एक पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होता है। दूसरा कलम यूज कर ले रहा हूं मार्कर। रे का क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स्ड होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है ना वो एक्सटेंड हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि मैं इधर ही बना रहा हूं, मान लीजिए ये रे है ना, इसका एक पॉइंट फिक्स्ड है और इसका ये पॉइंट एक्सटेंड हो सकता है। आप एग्जाम्पल, रे में क्या होता है, एक पॉइंट हमेशा फिक्स्ड होता है और दूसरा पॉइंट बढ़ सकता है, नहीं भी बढ़ सकता। मान लीजिए बोलने का मतलब है, अगर टॉर्च है, अगर मान लीजिए एक टॉर्च से हम यहाँ रोशनी निकाल रहे हैं, टॉर्च से अगर ये रोशनी निकल रहा है तो जहां से रोशनी निकल रहा है वो तो फिक्स्ड पॉइंट है, जहां से रोशनी निकल रहा है वो फिक्स्ड पॉइंट है। और मान लीजिए यहाँ एक पर्दा है, पर्दा तक आपका ये रोशनी जा रहा है, जैसे ही पर्दा हटाएंगे तो क्या होगा, रोशनी आगे बढ़ जाएगा, ये जो रे है आगे बढ़ जाएगा। तो बोलने का मतलब है कि जो रे होता है उसका एक पॉइंट फिक्स्ड होता है और जो दूसरा पॉइंट जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, आगे बढ़ सकता है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं। देखिए, अगर दो लाइन है ना, एक लाइन, ये दो लाइन अगर एक पॉइंट पे मीट कर जा रहे हैं या दो लाइन किसी एक जगह को पे काट रहे हैं, कट रहे हैं या मीट कर रहे हैं, दोनों बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं या एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ऐसे लाइन को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं। मान लीजिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन बोलने का मतलब है कि, बोलने का क्या मतलब है ना, बोलने का ये मतलब है कि ये इधर, ये लाइन ऐसे जा रहा था और ये लाइन इधर से गया, दोनों एक पॉइंट पे कट किया, मीट किया, तो वो इंटरसेक्ट हो गया, मतलब इंटरसेक्ट किया। अब ये किसी भी तरीका से हो सकता है, मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रहा और एक लाइन ऐसे चला गया तो ये भी इंटरसेक्ट किया। मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रहा और एक लाइन ऐसे आ गया तो भी एक इंटरसेक्ट किया। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि लाइंस जो है वो एक दूसरे से क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना, काट रही है। अब बात करेंगे हम लोग बच्चों कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। क्या बात करेंगे, पैरेलल लाइंस, है ना। पैरेलल का मतलब ही होता है बराबर। पैरेलल का मतलब क्या होता है, बराबर। जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है ना, अगर ये दोनों लाइन आपस में बराबर है ना, ये दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है अगर सेम है तो ये पैरेलल है। तो आप बोलोगे कि सेम बोलने का क्या मतलब है, क्यों मतलब है, क्योंकि लाइंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब लाइंस एक्सटेंड होते हैं, है ना, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। और पैरेलल बोलने का मतलब है कि अगर ये लाइन आगे भी बढ़े ना, अगर ये लाइन आगे भी बढ़े या ये लाइन आगे बढ़े तो भी बराबर हो, ये पैरेलल बोलने का मतलब है कि अगर ये दोनों लाइन आगे बढ़े या फिर इधर बढ़े, है ना, इधर बढ़े तो भी इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। तो ऐसे कंडीशन में इन लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। और ये भी चीज है, अगर डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो ऐसा कुछ पोजीशन आएगा, मतलब ऐसा एक समय आएगा कि दोनों एक लाइन दूसरे को काट दे तो वो इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो अगर दो लाइन के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल सेम है तो हम बोल सकते हैं कि वो पैरेलल लाइंस है। ये इस तरीका से भी पैरेलल लाइन हो सकते हैं, इस तरीका से भी हो सकते हैं पैरेलल लाइंस, है ना, इस तरीका से भी पैरेलल लाइंस हो सकते हैं। दोनों के, अगर दोनों लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस सेम हो तो हम वैसे लाइंस को पैरेलल लाइंस बोलते हैं। पैरेलल लाइंस जो है कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात, है ना। अगर मीट करेंगे तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, है ना, तो वो पैरेलल लाइंस आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा। करेंगे बच्चों कर्व्स क्या होता है। कर्व्स, देखिए कर्व्स का मतलब कि झुका हुआ, टेढ़ा। जैसे मान लीजिए इस तरीका से अगर मैं कुछ भी शेप्स बना रहा हूं, है ना, मार्कर नहीं चल रहा है, जैसे मान लीजिए ये मैंने 8 बना लिया, है ना, तो ये कर्व है एक तरह से, है ना, ये मान लीजिए ये एक कर्व स्ट्रक्चर है। अगर टेढ़ा झुका हुआ इस तरीका का आपको स्ट्रक्चर्स मिलेगा तो इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम लोग कर्व के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कर्व्स के नाम से। तो ऐसा अगर आपको शेप्स मिलेगा, रैंडम शेप्स है, रैंडम शेप्स को आप लोग बोल सकते हैं कि ये कर्व्स है। बेसिकली हम लोगों ने कर्व्स को जाना, अब कुछ थोड़ा सा इनका टाइप्स देख लेते हैं। कोई टाइप्स नहीं, बस खाली जनरली मैं कुछ इस पे और बताऊंगा जो कि क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे, है ना। मान लीजिए अगर एक पॉइंट से, है ना, अगर एक पॉइंट से मैं एक कर्व बनाने का कोशिश कर रहा हूं, है ना, एक पॉइंट से मैं कर्व बनाने को कोशिश कर रहा हूं, ये कर्व मैंने बनाया
और वापस यही पॉइंट पे मैंने यहाँ पे कर्व को खत्म किया। मतलब कि अगर कोई कर्व एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और वापस आकर के वो पॉइंट पे ज्वाइंट हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड कर्व, है ना, क्लोज्ड कर्व बोलेंगे, है ना। और अगर मान लीजिए एक पॉइंट से अगर कोई हम लोग कर्व अगर स्केच कर रहे हैं और वो दूसरा पॉइंट उसमें मीट ना कर रहा है तो वो ओपन कर्व कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो आपको कहलाएगा ओपन कर्व, है ना, वो आपको कहलाएगा ओपन कर्व। तो अब हम लोग जानेंगे पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स बेसिकली देखिए, लाइन सेगमेंट से अगर कोई शेप बन रहा है तो उसको आप पॉलीगन्स बोल सकते हैं। लाइन सेगमेंट आपको पता है जिसका दोनों पॉइंट फिक्स्ड हो, है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, ये एक तरह का ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, है ना। फिर से ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, है ना। अगेन मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया इस तरीका से। तो ये फिर से ट्रायंगल बना दिया, है ना। फिर से मान लीजिए कोई भी इस तरीका का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, इस तरीका का, ये नहीं, इस तरीका का, इस तरीका का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। ये सब स्ट्रक्चर जो है पॉलीगन्स कहलाएंगे। क्यों पॉलीगन्स कहलाएंगे? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बने। अब कैसे लाइन सेगमेंट से बने? अगर आप चाहो तो इनको नाम दे दो ना, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी। उसी तरीका से ए बी सी डी ई एफ जी एच बोलेंगे, एबीसीडी पढ़ रहा। मतलब इन सबको आप नाम दे दिए और ये सब पॉलीगन्स क्यों कहलाएंगे? क्योंकि देखिए ये सब लाइन सेगमेंट है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है क्योंकि ए बी फिक्स्ड है, वहां पॉइंट इंड खत्म हो रहा, फिर वहां से लाइन जुड़ रहा। बी डी एक लाइन सेगमेंट है, सी डी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए सी एक लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट को यूज करके अगर कोई आप एक शेप बना रहे हो तो वो पॉलीगन्स कहलाता है। अगर एक सिमिलरली एक और शेप में ले लेता हूं, मान लीजिए ये मैंने एक शेप लिया और यहां पे मैंने जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी, है ना। और यहां पे देखिए अगर इसको बोला जाए ये पॉलीगन्स है तो ये नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट तो है लेकिन यहाँ पे कर्व का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, यहाँ पे कर्व भी हो गया। तो पॉलीगन्स तभी होगा जब वहां पे सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट हो, है ना। अगर इसका बात करें तो ये पॉलीगन्स है, लेकिन अगर ये पूरा अगर शेप का बात करेंगे तो ये पॉलीगन्स नहीं है क्योंकि इसमें कर्व का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो पॉलीगन्स तभी होगा जब लाइन सेगमेंट होगा, तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए अब इसी में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि पॉलीगन्स क्या होता है, कोई भी शेप्स का जो निर्माण हो रहा है, कोई भी शेप्स जो बन रहा है लाइन सेगमेंट की मदद से, वो पॉलीगन्स कहलाता है। अब देखिए इसी में कुछ हम लोग टर्म्स जानेंगे, है ना। क्या टर्म्स जानेंगे? जैसे देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, डी है। उसी तरीका से ये सब जो है ए बी सी डी ई एफ जो भी चीज है ये सब इनका पॉइंट है। और पॉइंट को हम लोग वर्टिसेस के नाम से जानते हैं। जो भी पॉइंट होता है, जैसे पॉइंट ए है तो हम इसको वर्टिक्स ए बोल सकते हैं। ये वर्टिक्स ए है, ये वर्टिक्स बी, ये वर्टिक्स सी, ये वर्टिक्स डी। इसी तरीके से सिमिलरली वर्टिक्स ए, वर्टिक्स बी, वर्टिक्स सी। मतलब वर्टेक्स क्या होता है? जो पॉइंट होता है किसी भी शेप का, आप उसको वर्टेक्स बोल सकते हैं। अब बात करते हैं साइड। साइड हमेशा दो वर्टेक्स को लेकर के बोला जाता है। दो वर्टेक्स आप मिलाओगे तब जाकर के आपका साइड तैयार होगा। जैसे कि अगर मैं इस पॉलीगन का बात करूं तो AC इसका साइड है। क्या है? AC। अगर मैं बात करूं, मार्कर जवाब दे रहा है, चलिए अगर AC बात करें, इसका बात कर रहे हैं हम लोग, AC इसका साइड है, कॉमा, फिर AB इसका साइड है, एक एक करके ले रहा हूं, फिर कॉमा, CD भी इसका साइड है, फिर उसका BD भी साइड है। तो अगर साइड का देखिए, वर्टेक्स हम लोगों ने पढ़ा कि जो पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है, लेकिन जब साइड का बात किया जाए तो ये वाला इसका साइड है, AC साइड है, AB साइड है, BD साइड है, CD साइड है, DB, मतलब ये सब साइड है इसका। अगर इस ट्रायंगल का साइड का बात करें तो देखिए AB साइड है, AC साइड है, BC साइड है। अगर वर्टेक्स का बात करें तो A वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है, C वर्टेक्स है। अगर इसका बात करें साइड का तो AB साइड है,
ए डी साइड है, बी सी साइड है, सी डी साइड है, ये इसका साइड है, साइड पे बात कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना। तो इसी तरीके से इसका भी ए बी साइड होगा। तो साइड बेसिकली आपको समझ में आया होगा, वर्टेक्स समझ में आया, साइड समझ में आया। अब बात करते हैं डायगोनल का। देखिए डायगोनल मतलब कि देखिए ये मतलब बी से पूरा सी तक, मतलब कि कोना कोनी जो पूरा डिस्टेंस होता है उसको डायगोनल बोलते हैं। जैसे बी सी इसका डायगोनल है, ए डी इसका डायगोनल है ना। तो ये डायगोनल्स हो गया। इसी तरीके से बी डी इसका डायगोनल है, ए सी इसका डायगोनल है ना। तो डायगोनल मतलब कि पूरा यहां से लेकर के यहां तक पूरा जो डिस्टेंस हो गया वो आपका डायगोनल कहलाया। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? देखिए अगर एक फिक्स पॉइंट से दो रे निकल रहे हैं तो एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। कैसे? देखिए मान लीजिए एक फिक्स्ड पॉइंट है ना, और रे आपको पता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से जो दूसरा पॉइंट होता है वो एक्सटेंट होता है, और जो पहला पॉइंट होता है या फिर जो एक इंड होता है वो फिक्स्ड होता है, और दूसरा इंड जो है वो फिक्स्ड नहीं होता, वो एक्सटेंट होता है। मान लीजिए ये एक रे है, एक रे हम लोगों ने ऐसे ले लिया और एक रे हम लोगों ने ऐसे सीधा ले लिया। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे दिए ए, या फिर हाँ ए नाम दे दिए, इसको नाम दे दिए बी, और इसको नाम दे दिए सी, है ना। इस तरीका से आप नाम दे दिए। तो ये फिक्स्ड पॉइंट है, आपको दिख रहा है, और ये फिक्स्ड पॉइंट है, और ये दोनों रे है, मतलब ये एक्सटेंड कर सकते हैं, ये क्या, ये बढ़ सकते हैं। तो बोलने का मतलब है कि ये जो है ना, ये जो वर्टेक्स, ये तीनों एक तरह से पॉइंट है, बी पॉइंट, ए पॉइंट और सी पॉइंट, है ना। तो ये जो वर्टेक्स ए है, ये जो पॉइंट ए है, ये फॉर्म करेगा एक एंगल। और एंगल कैसे फॉर्म करेगा बात करते हैं। देखिए एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि ये ए बी जो है एक साइड है, ए बी क्या है, एक साइड है ना। और यहाँ पे ए सी क्या है, ये भी साइड है। साइड जस्ट मैंने आपको बताया था। और इसमें वर्टेक्स का बात करें तो वर्टेक्स ए है, बी है और सी है, मतलब ए बी सी इसका वर्टेक्स है। अब बात करेंगे एंगल का। एंगल क्या है? देखिए एंगल यहां पे फॉर्म करेगा, यहां पे एक एंगल फॉर्म कर रहा है, लेकिन आपको अब लिखना कैसे है? जैसे साइड आप लिख देंगे ए बी, साइड आप क्या लिख देंगे? अगर साइड का बात करें तो साइड आप लिख देंगे क्या है, ए बी कॉमा ए सी, है ना। ए बी और ए सी ये साइड है इस ट्रायंगल का, है ना, सॉरी इस एंगल का। लेकिन अगर इस एंगल पे बात करा जाए, एंगल कैसे लिखेंगे? तो देखिए एंगल जो होता है ना हमेशा बीच में होता है, एंगल को हमेशा बीच में रखते हैं। और एंगल जो फॉर्म करेगा तीन वर्टेक्स से फॉर्म करेगा। तीन वर्टेक्स को आपको यूज करके तभी जाकर के आप एंगल बना पाएंगे, अगर नहीं तो जैसे मान लीजिए अगर इसका एंगल का बात करें तो जाहिर सी बात है एंगल को आपको बीच में रखना है, ए मतलब बी ए सी। क्या एंगल बन गया आपका? एंगल बन गया बी ए सी, ये आपका एंगल बन गया, एंगल बी ए सी, है ना। और दूसरा एंगल का बात करें, इसमें आप दूसरा एंगल भी बना सकते हैं, सी ए बी। क्या बना सकते हैं? एंगल सी ए बी, ये आपका दूसरा एंगल हो गया। मतलब यही एक शेप को देख करके, ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर को देख करके आप एंगल्स भी बता दिए कि एंगल्स क्या होता है। बीच में बस जो बीच वाला पॉइंट होगा, जो बीच वाला वर्टेक्स होगा, हम समझेंगे कि वही एंगल है। अब पढ़ेंगे बच्चों ट्राइंगल क्या होता है ना, ट्राइंगल, है ना। तो देखिए पॉलीगन्स में हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रायंगल को एग्जाम्पल पे लिया था। तो देखिए बेसिकली तीन लाइन सेगमेंट मिल करके अगर तीन लाइन सेगमेंट आपस में मिल रही है तो वो एक ट्रायंगल का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ऐसे लिया, एक ऐसे लिया और एक ऐसे लिया, है ना। तीनों लाइन सेगमेंट अगर मिल रही है आपस में तो एक पॉलीगन बनेगा, जिसको हम लोग ट्रायंगल बोल सकते हैं। इसको नाम दे दिए हम लोग ए बी सी। ये पॉलीगन आपका एक ट्रायंगल कहलाएगा। और ये जो ट्रायंगल है बच्चों, है ना, इस ट्रायंगल्स में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी, सब कॉमा में देंगे, मतलब ये अलग अलग वर्टेक्स है। वर्टेक्स ये ए बी सी है। और अगर बात करें ये ट्रायंगल में साइड्स के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था बताया है, दो वर्टेक्स को लेकर के आप साइड बता सकते हैं। तो अगर इसका साइड्स का बात करें तो ए बी इसका साइड है इस ट्रायंगल का, बी सी इसका साइड है इस ट्रायंगल का, और ए सी
AC इसका साइड है इस ट्रायंगल का। मतलब इस ट्रायंगल के 3 साइड है ना, 3 वर्टेक्स होंगे, 3 साइड्स होंगे। और एंगल का बात करें, जाहिर सी बात है एंगल भी 3 होगा। एंगल कैसे 3 होगा वो देखेंगे। जैसे B एंगल है, A एंगल है और C एंगल है। मैंने एंगल्स में आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, एंगल्स मैंने आपको क्या बताया था कि बीच वाला हमेशा एंगल में होता है। अगर मान लीजिए आपको बी एंगल को बताना है तो बी आप बीच में लिख दोगे और ए बी सी, मतलब ए बी सी, ये एंगल बी को आप बता रहे हो, कॉमा। और अगर आपको बताना है सी एंगल को तो क्या करोगे, बी सी ए, क्या बताओगे, बी सी ए, बी सी ए, ये दूसरा एंगल बता दिए। अगर आपको ए एंगल को बताना है तो आप बताओगे क्या, सी ए बी, आप बताओगे सी ए बी। मतलब कि आप इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला हम लोगों को कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। और एंगल कैसे दिखाते हैं, जिस भी एंगल को आपको दिखाना है, एंगल वाला पॉइंट को आप वर्टेक्स को बीच में रखना है, बाकी 2 वर्टेक्स को आपको आगे और पीछे रखना है, आप एक एंगल बता पाओगे। तो ये था बेसिकली। और अगर और एक्स्ट्रा बात करें तो अगर इस ट्रायंगल में मान लीजिए हम कुछ पॉइंट रख दिए, पॉइंट ए मान लिए, पॉइंट बी मान लिए, तो ये ट्रायंगल के अंदर का बात है तो ये इंटीरियर पॉइंट या इंटीरियर वर्टेक्स कहलाएगा। और अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट हम ए बी अगर बाहर रखते हैं तो वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा इस ट्रायंगल से रिलेटेड। तो ये था बेसिकली ट्रायंगल। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल्स को भी हम लोग पॉलीगन्स के एग्जांपल में लिए थे, क्योंकि लाइन सेगमेंट को यूज करके क्वाड्रिलेटरल्स को बनाया जाता है ना। तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, अगर 4 लाइन सेगमेंट आपस में मिलते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए अब मतलब जिसका 4 साइड होगा, ये लाइन सेगमेंट है, एक ए बी एक लाइन सेगमेंट, बी सी दूसरा लाइन सेगमेंट, सी डी तीसरा लाइन सेगमेंट और ए बी चौथा लाइन सेगमेंट। मतलब ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड है, 4 एंगल है, 4 वर्टिसेस है, ये क्वाड्रिलेटरल है। मतलब कि अगर आप बात करो, ये तो एक स्क्वायर हम लोगों ने बना दिया, अगर ये एक रेक्टेंगल हम लोग बना दें, ए बी सी डी, ये भी क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, है ना। मतलब कि 4 साइड वाले जो भी पॉलीगन्स होंगे उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं, 4 साइड वाले। तो देखिए अगर इस क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स का बात करें तो जो वर्टेक्स होगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, वर्टेक्स मतलब पॉइंट्स है ना। तो इस क्वाड्रिलेटरल, सिमिलरली इसके लिए भी बात करें तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो ए बी सी डी होगा। और अगर क्वाड्रिलेटरल्स का साइड का बात करें, साइड्स का बात करें क्वाड्रिलेटरल्स का, तो 4 साइड्स होंगे, क्या, ए बी, ये ए बी फिर कॉमा बी सी दूसरा, फिर कॉमा सी डी तीसरा, फिर कॉमा ए बी या बी बी ए, है ना। तो मतलब कि ये 4 साइड्स भी हो गए। सिमिलरली अगर 4 एंगल्स के बारे में बात करें तो ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल ये डी, है ना, यहाँ पे डी ए होगा, ठीक है, डी है, ठीक है। तो मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं। कुछ और टर्म्स जो है जो हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जानना है, जैसे कि आप जानेंगे एडजेसेंट साइड क्या होता है। एडजेसेंट साइड का मतलब कि साथ वाला, जो उसके बगल में है। जैसे मान लीजिए ए बी, तो ये जो बी पॉइंट है ना, ये साइड और ये साइड एक कॉमन पॉइंट से बन रहा है। ये पॉइंट मतलब वर्टेक्स बी से ए बन रहा है और वर्टेक्स बी से सी बन रहा है। तो जो साथ वाला जो साइड होता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये एडजेसेंट साइड कहलाएगा। अगर मान लीजिए ये बीसी एक साइड है तो बीसी से ए बी जो है ये एक ही पॉइंट से साइड निकल रहा है, साथ वाला साइड को एडजेसेंट साइड बोला जाता है। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल के बारे में। सारा चीज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एडजेसेंट एंगल के बारे में बात करें तो वही बात करेंगे एंगल बी के साथ, जो एंगल बी
एंगल बी से ही एंगल सी बन रहा है और एंगल बी से ही एंगल ए बन रहा है। तो मतलब ये दोनों एंगल जो है इस पॉइंट से क्रिएट हो रहे हैं, तो साथ वाले एंगल्स को एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडजेसेंट एंगल। अब बात करते हैं अपोजिट साइड्स के बारे में। तो अपोजिट साइड आपको पता होगा, जैसे डीसी का अपोजिट साइड क्या होगा? AB होगा। BC का अपोजिट साइड क्या होगा? AD होगा। ये सब अपोजिट साइड्स है, ठीक है। तो ये सब टर्म्स जो है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड आपको समझ में आना चाहिए। एडजेसेंट का मतलब साथ वाला, एडजेसेंट साइड बोला जाएगा, तो उसके साथ मतलब उससे ज्वाइंट वाला साइड, और एंगल एडजेसेंट एंगल बोलेगा तो उससे उसके साथ वाला जो ज्वाइंट वाला एंगल है वो हम लोग बोलेंगे, है ना। और क्वेश्चंस में ये सब चीज, ये टर्म्स आपको समझना जरूरी था। क्वेश्चंस में इन सारे चीज को हम लोग डिटेल में अच्छे से समझेंगे आपको। अब बात करेंगे सर्कल के बारे में। तो चलिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये एक सर्कल है। ये क्या है? पूरा सर्कल नहीं है, बट आप इसको समझिए कि एक सर्कल है ना। तो देखिए, सर्कल का जो सबसे बीच वाला पॉइंट होता है, बीच वाला जो पार्ट होता है, उसको हम लोग सेंटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेंटर के नाम से। सर्कल का जो सबसे बीच वाला पार्ट होता है उसको हम लोग सेंटर के नाम से जानते हैं। और सेंटर से, है ना, सेंटर से ये चीज समझिए, सेंटर से अगर कोई भी एक लाइन जो सर्कल के सरफेस को टच करती है ना, सर्कल के जो सरफेस को टच करती है, इसको मैं मिटार दे रहा हूं, वहां पे सेंटर लिखा होगा, है ना। मतलब ये वाला बीच वाला पॉइंट सेंटर है, और सेंटर से एक लाइन जो सर्कल के सरफेस को टच करती है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं, है ना। ये रेडियस है। अब बात करें बच्चों डायमीटर का, है ना। ये सब सर्कल से रिलेटेड टर्म्स, ये हम लोग एक एक करके सब देखेंगे। अब बात करें डायमीटर का, तो देखिए 2 पॉइंट, है ना, 2 पॉइंट जो सर्कल के अंदर, 2 पॉइंट जो सर्कल के अंदर सेंटर को पास करते हुए जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, और ये पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। AB जो है सेंटर को टच करते हुए दूसरे पॉइंट पे पहुंचा, जो कि सर्कल का दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा सरफेस है। तो ये पूरा लाइन जो है ना, ये कहलाता है आपका डायमीटर। ये आपका क्या कहलाता है बच्चों? ये आपका डायमीटर कहलाता है। और सबसे पहले आप जानिए कि ये जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर आप बोल सकते हैं कि ये जो डायमीटर है वो रेडियस का, मतलब कि यहां से आप देखिए, ये सेंटर से यहां का दूरी, ये तो रेडियस कहलाएगा। आपको पता है, मैंने बताया कि अगर सेंटर से कोई भी लाइन जा रहा है और वो सर्कल के सरफेस तक है तो वो रेडियस कहलाएगा। तो यहाँ के लिए तो वो रेडियस है। अब यही लाइन को आप इधर से देखेंगे तो ये भी तो रेडियस है। तो यहां से यहाँ R और यहां से यहाँ R, तो जो डायमीटर होगा, जो आपका डायमीटर होगा, वो 2 रेडियस का बराबर होगा। अब बात करेंगे कॉर्ड के बारे में, है ना। कॉर्ड्स क्या होते हैं? देखिए, डायमीटर के जैसा ही होता है कॉर्ड, लेकिन कॉर्ड में क्या होता है ना, डायमीटर में क्या है कि जो एक 2 पॉइंट है वो सेंटर को पास करते हुए दूसरा सरफेस को टच करता है सर्कल का। लेकिन कॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉर्ड में क्या हो जाएगा ना कि कॉर्ड में कहीं भी पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट को टच कर जाएगा सर्कल का, सेंटर को कभी टच नहीं करेगा। कॉर्ड जो है ना वो सेंटर को टच नहीं करेगा। अगर वो सेंटर को टच कर दिया, अगर सेंटर को टच करके कोई दूसरा सरफेस में जा रहा है सर्कल का, तो वो डायमीटर कहलाएगा। लेकिन कॉर्ड का बात करें, यहाँ पे यहाँ पे अगर हम नाम दे देते हैं CD, तो CD जो एक लाइन है ये आपका कॉर्ड है। क्यों कॉर्ड है? क्योंकि ये सेंटर को टच करके नहीं जा रहा, ये आपका कॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? कॉर्ड। और अगर बात करें, ये आपका कॉर्ड कहलाया। अब धीरे धीरे इस तरीके से मैं मिटार रहा हूं, जो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये लाइन, इंडिकेशन वाला लाइन मिटार दे रहा हूं। तो कॉर्ड, अगर मान लीजिए, है ना, ये आपका कॉर्ड है, तो कॉर्ड आपको समझ में आया, जो सेंटर को टच नहीं करता है, मतलब कहीं से भी सर्कल का। अगर यहां से बात करें, यहां से एक लाइन निकल रहा है, यहां हम नाम अगर OP दे देते हैं, अगर OP हम नाम दे देते हैं, तो ये जो OP पॉइंट है ये कॉर्ड कहलाएगा। क्यों कॉर्ड कहलाएगा? कॉर्ड क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये सेंटर पार्ट को टच नहीं कर रहा है, ये कॉर्ड से, है ना। अब बात करते हैं हम लोग बच्चों, अब बात करेंगे आर्क क्या होता है। क्या बात करेंगे? आर्क, है ना। आर्क क्या होता है? देखिए,
ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, सर्कल का जो कर्व पॉइंट होता है, कर्व पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे नाम दे देते हैं EF, है ना। ये जो कर्व पार्ट है, कर्व पार्ट को हम लोग आर्क बोलेंगे। एक सर्कल का जो कर्व पार्ट है, कर्व पार्ट को हम लोग आर्क बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम आर्क यहाँ इस, अभी मैं एक एक करके सारा चीज लिखूंगा इस सर्कल से, लेकिन मैं आर्क यहाँ लिख दे रहा हूं। अगर इस सर्कल का आर्क का बात करें तो EF जो है इसका आर्क है, इसके ऊपर हम एक कैप लगा देते हैं जिससे हमको समझ में आएगा कि ये आर्क है। तो आर्क का बात करें तो जो सर्कल का जो कर्व पार्ट होता है, कर्व पॉइंट्स होता है, उसको हम लोग आर्क के नाम से जानते हैं बच्चों। अब बात करेंगे सेक्टर और सेगमेंट के बारे में, है ना। सेक्टर और सेगमेंट पढ़ेंगे, सर्कल का जितना भी टर्म्स है लगभग हम लोग समझ गए। आर्क अभी हम लोग समझे, सेक्टर का बात करते हैं ना। चलिए इस लाइन को भी, इस रेडियस को भी हम मिटा रहे हैं, है ना। ये आपको पता है CD कॉर्ड है ना। CD कॉर्ड आपको पता है, ये OPB कॉर्ड है, ये सब आपको पता है। जैसे मान लीजिए आर्क अभी हम लोग पढ़े, सेक्टर और सेगमेंट, है ना। सेक्टर और सेगमेंट, है ना, सेगमेंट पे बात करेंगे, है ना। तो सेक्टर क्या होता है, देखिए आर्क से जो आर्क से जो एरिया, जैसे मान लीजिए अगर आर्क को हम जोड़ रहे हैं, ये देखिए आर्क के अंदर वाला जो एरिया होता है ना, जो आर्क है, जो कर्व पॉइंट्स होता है सर्कल का, वो आर्क कहलाता है। और आर्क के अंदर वाला जो एरिया है वो आपको कहलाता है सेक्टर, है ना। आर्क के अंदर वाला जो एरिया है वो आपको सेक्टर कहलाता है। और जो कोड के अंदर वाला एरिया होगा, जो कोड के अंदर वाला एरिया होगा वो सेगमेंट कहलाएगा। जो कोड के अंदर वाला एरिया होगा वो सेगमेंट कहलाएगा, जो आर्क के अंदर वाला एरिया होगा वो सेक्टर कहलाएगा। तो देखिए अगर इस सर्कल पे अगर हम लोग बात करें, सर्कल पे बात करें तो एक एक करके इस चीज को हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सेक्टर सेगमेंट आपको, अगर इस सर्कल का सेंटर का बात करें, है ना, सेंटर का बात करें तो O इसका सेंटर हो गया, है ना। यहां से एक हम लोग रेडियस भी दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं B, है ना। तो अगर रेडियस का बात करें तो इस सर्कल का रेडियस OB हो गया। अगर डायमीटर का बात करें, है ना, डायमीटर का बात करें तो इस सर्कल का डायमीटर AB हो गया, AB, है ना। अगर कॉर्ड का बात करें, है ना, कॉर्ड्स का बात करें तो यहाँ दो कॉर्ड्स अभी हम बना है, CD और OP, है ना। CD और OP इसका कॉर्ड्स हो गया। अब अगर बात करें आर्क का, आर्क अभी आप लोगों ने देखा, है ना, आर्क अभी आप लोगों ने देखा EF, है ना। इस तरीके से कैप बना देंगे तो ये आपका आर्क हो जाएगा, है ना। तो ये सब, और सेक्टर और सेगमेंट अभी आपको समझ में आया बच्चों। तो ये था इंपॉर्टेंट टर्म्स, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये सब चीज को अगर आप समझ के चलते हो, अगर ये सब चीज अगर आप समझते हो तो मैं गारंटी देता हूं जो भी एक्सरसाइज में कराऊंगा पार्ट बाय पार्ट, सब क्वेश्चंस आप आसानी से समझ जाओगे, है ना। सारे क्वेश्चंस आसानी से समझ जाओगे बच्चों। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर 4 का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू।